CoinDCX के साथ मिलकर हम ये क्रिप्टो करेंसीज का एक आधे घंटे का शो आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें हम रोज के रोज आपके सामने उन कॉइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भारत का इकलौता ऐसा शो है जिसमें अर्निंग और लर्निंग दोनों है। इसमें पढ़ाई भी है, पता भी है कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। और साथ ही साथ ट्रेड कैसे लेना है ये भी आपको बताते हैं। CoinDCX अपने आप में भारत की एक बड़ी एक्सचेंज भी है और ब्रोकर भी है, तो दोनों चीजें। तो आपको एक एक्सचेंज का बेनिफिट भी मिलता है और एक एडवाइजर का बेनिफिट भी मिलता है। आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इनकी पूरी वेबसाइट्स का पूरा विश्लेषण हम पहले भी कर चुके हैं, पुराने वीडियोस में जाके देख लेंगे। हमने आज वापस से अपनी स्क्रीन को शेयर किया। ये स्क्रीन सीधा की सीधा ट्रेडिंग टर्मिनल्स की स्क्रीन होती है, जहां पर हम हर रोज कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। हमने कुछ एक पॉइंट्स को जो हमारे मेहमान अब तक आए हैं सारे के सारे, उनके बेसिस पर एक फेवरेट लिस्ट जनरेट कर दी है, बना दी है, जिसके बेसिस पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ आयुष होंगे, अर्पित होंगे, जिन दोनों से हम बातचीत करने वाले हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उन दोनों का पहले मैं जरा स्वागत कर लेता हूँ। फिर हम अपनी लिस्ट को आपके सामने हर रोज रखते हैं, बताते भी हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसका अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। एक और चीज, इक्विटी मार्केट की तरह ये स्विंग वाले ट्रेड नहीं होते कि आप छोटे छोटे जैसे ट्रेड करेंगे। आप टिपिकली इसमें वैसा ट्रेड देखते हैं जो थोड़ा पोजिशनल होता है। आपको सही लेवल पे एंट्री और सही लेवल पे एग्जिट करने में हमारे दोनों मेहमान आपकी हेल्प करेंगे। और अर्पित अभी हैं, उन दोनों से बातचीत करेंगे। आयुष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे फिर से बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और अर्पित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर से हमको समय दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप अर्पित की एक चीज मैं बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड काफी है। मेरे को पता नहीं आपको ऑफिस में लोग और सब लोग कैसे कितना कैसे कहते हैं, बट आपकी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधा सीधा बोल देते, भाई लेना है लो, नहीं लेना मत, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। और आयुष से मेरी एक बार पहले भी बात हो चुकी है। आई होप आयुष हम शायद दिवाली पे एक दो बार हम पहले बात कर चुके हैं। आई होप जितना मेरे को याद है आपसे शायद एक बार मेरी पहले बात हुई थी, तो एक बार हम आपसे भी आज वापस बात करें। पहले मैं अर्पित आपके पास से आ रहा हूँ। थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन है बिटकॉइन के अंदर। अभी भी हम INR टर्म्स में देखेंगे तो 14.5 लाख के आसपास ही खड़ा हुआ है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है या थोड़ा और डिप की तरफ जा रहा है? मैं इसलिए रोज पूछता हूँ क्योंकि अगर मेरे पास पोजीशन है तब भी मेरे को आइडिया लग जाए, और अगर नहीं है तब तो मेरे को आइडिया लग ही जाए। डिम्पी जी, तो एक तो जो आपने सबसे पहले फॉरवर्ड की बात करी इसमें, क्योंकि सर हमने इसमें क्रिप्टो मार्केट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए जो 95% तक डाउन चले गए, बल्कि खत्म ही हो गए बल्कि। तो इसमें ये थोड़ा सा एक रिस्की फील्ड है, नया है, नई टेक्नोलॉजी है, इस पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है, अभी एक पूरे डेकेड की कहानी है इसमें आगे। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा क्लैरिटी रखता है कि थोड़ा रिस्क भी है, तो भाई देख लो, जैसे ठीक लगे वैसे करना चाहिए। ये एक फैक्टर इसमें हमेशा बना रहेगा, और आई थिंक ये कब तक बना रहेगा इसमें, अभी तो इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन में ऐसी काफी न्यूज है कि बिटकॉइन में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली ऑफिसेस हैं, वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसी हिसाब से ये एक ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया में तो कर भी चुका है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ जगह किया है, कुछ जगह नहीं कर पा रहा है। पर एक ठीक है, यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक मुझे लगता है ये एक साइडवेज मूव ही देगा। इसके अंदर हो सकता है थोड़ी सी एक गिरावट भी देखने को मिले 16 दिसंबर के आसपास, क्योंकि 16 दिसंबर ही वो डेट है जब इसने लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था। तो हो सकता है कि वहां पे एक लास्ट डिप मार के या साइडवेज होके फिर वहां से एक अपनी जर्नी एक डायरेक्शन में चालू करे, जो कि अपवर्ड्स ही लग रही है जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है। वीकली चार्ट्स काफी बुलिश बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, पेपाल वगैरह के इसके अंदर डेवलपमेंट्स आए हैं, हाविंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा ब्रीदिंग एक स्पेस दे रहा है। और एक मेरी थ्योरी है, आप शायद एग्री भी करेंगे, कि जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कभी भी रिटेल को अपने कंधे पे सवारी नहीं कराते हैं, या आपने भी देखा होगा। तो अगर उन्हें अभी तक बाजार तोड़ना होता वो तोड़ चुके होते हैं। वो अभी रुके हुए हैं, वो इसीलिए कि भाई आओ सब साथ में चलेंगे। और इंस्टीट्यूशन को जब लगेगा कि मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन इस पॉइंट पे आ चुका है, तब वो अपना शायद एग्जिट एक बार देखना शुरू करे। अभी मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन बना हुआ है और एक अच्छा मौका बन सकता है पोजीशन लेने का,
एक रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हैं, जैसे आपने चैनल्स वगैरह ड्रॉ किए हैं उस हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं इन्वेस्टर, और एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, डन। ये जो चैनल्स हमने ड्रॉ किए एक्चुअली वो थोड़ा ब्रीदर का ही एक पैनिक लो था जो हमने देखा था उस दिन 12,97,000 यानी कि करीब करीब 13 लाख के आसपास का बना है। हम इसको आज भी बेस मानते हैं और इसी चैनल को बेस मानते हुए ये मानते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट जहां पे आके सपोर्ट ले सकता है वो करीब करीब 14 लाख है। आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट पे एलटीपी भी नहीं लेना, बिल्कुल आप वहां पे मत लो, आप अपने सौदों को डाल के रखो। ये सौदे कहां तक डाल के रखने चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है 13 लाख तक तो फिलहाल डाल के रखने चाहिए, जो प्रीवियस पैनिक लो है। मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ आपको अगर कोई किस्मत में होता है कई बार आ जाता है, तो आप सौदा जरूर डाल के रखो, बांट दो अपने सौदों को, मेरे को ऐसा लग रहा है। और दूसरी एक बात यह है कि बिटकॉइन 14.5 लाख की कॉइन है, तो इसके अंदर आप 1.5 से 2 लाख तो स्विंग वैसे ही मान के चलना, ये स्विंग आपको देना ही होगा अगर आप बिटकॉइन के अंदर होगा तो। अगर ये स्विंग आप नहीं दे पा रहे तो फिर बिटकॉइन को बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये रूम तो आपको देना ही होगा बिटकॉइन को कि भाई मेरे को आप 1.5 लाख रुपए का स्विंग दो आप, तो वो स्विंग आप किश्तों में बांटो, चाहे कम वॉल्यूम रखो, आप इसको मेंटेन कर सकते हो वो रखो, या फिर कुछ हद तक अपने पोर्टफोलियो को ऑल्ट्स में ले आओ, या कुछ हद तक इथेरियम में डिवीजन कर दो, सारा एक्सपोजर बिटकॉइन में ना रखो, जैसे भी आप समझो। अपने एक्सपर्ट से एडवाइजर से राय ले सकते हैं। तो अर्पित और आयुष तो है ही हमारे साथ ये एडवाइस देने के लिए, आपको बताने के लिए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। चैनल अच्छा है, ये फर्स्ट चैनल से सेकंड चैनल पे हम शिफ्ट हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। फर्स्ट चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड 45 डिग्री का था, सेकंड चैनल आप देख पा रहे हो तो एक थोड़ा सा स्लाइटली 30 डिग्री का है। और इसके अंदर जो मोमेंटम जो हमने पहले देखा ना, जो हम सीधा 10 लाख से ले आए 14.5 लाख तक, वो मोमेंटम थोड़ा सा मिस है, बट खराब नहीं हुआ। बस इसी चीज का मैं बोलूंगा, ये खराब तो नहीं हुआ, फिलहाल ये साफ साफ दिख रहा है। आयुष के पास एक बार चलते हैं। आयुष, आपका बिटकॉइन को लेकर व्यू क्या है? से एक इन्वेस्टर हूं, 5 लाख रुपए मेरे पास है, मैं आयुष गुप्ता के पास आया और आयुष से मैंने कहा कि आयुष एक काम करो, आप मैं को 5 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरे को बिटकॉइन में पैसा डलवाओगे या नहीं डलवाओ, आप फैसला बताओ। मेरे को 2 चीजें चाहिए। पहला, मैं रिस्की एसेट्स में आ रहा हूँ, मैं एक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी सी कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए और एक इंस्टेंट सा मोर देन एफडी टू रिवॉर्ड चाहिए। क्या आप मेरे को बिटकॉइन में पैसा लगवाओगे? फिर आप नहीं लगवाओगे, 3 साल के लिए आ रहा हूँ। ओके, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ डिम्पी जी कि आप अगर मुझे कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, तो यानी कि आपको 5 लाख रुपए रिस्की एसेट्स में डालने के लिए मेरे पास में आए हैं। तो अगर वो 5 लाख रुपए कल की रोज अगर 2 लाख हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत नाराज हो जाएंगे। तो बहुत नाराज तो नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ आयुष इतना नाराज हो सकता हूँ, मैं कहूंगा कि मैंने आपसे सब देखो बोला था कि 5 लाख से मेरे को थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन दे देना। अब मैं बोलूंगा आयुष अब इसको कैसे भी करो, 2 लाख को वापस से 5 लाख बनाओ, मैं इतना तो कह सकता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसीज का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ओवरनाइट लोगों को बहुत पैसा दे देता है, लेकिन बहुत लोगों को कंगाल भी कर देता है। और खासकर ये अगर आप मार्केट में रुकने को रेडी नहीं हो, मतलब आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें लोग 90% का कैपिटल खो चुके हैं अपना, लेकिन अगर वो बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्टेड रहते हैं आज, तो उनके गेन्स आज भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब पोर्टफोलियो में आप देखते हैं 25% डाउन, 30% डाउन, तो आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है। तो ठीक है, आई कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन डिम्पी जी, आपने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इस 5 लाख को आप 2.5 लाख में डिवाइड कीजिए। 2.5 लाख मेरा सिंपल कैश में रहेगा। अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट में डिप आया है, तो मैं वापस से एंट्री ले पाऊँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में एक वीक के अंदर 25% डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने 5 लाख को डिवाइड किया 2.5 में, 2.5 में बचे हुए 2.5 के अंदर मैं कहूंगा कि डिम्पी जी, अगर आप थोड़ा सेफ एक्सपोजर रखना चाहते हो, तो आई वुड से प्रोबेबली कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 50% जो है वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए, एटलीस्ट 50%। ओके। तो यानी कि 1.25 लाख जो आपका होगा वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में जाएगा। मैं एक ज्यादा बड़ा इथेरियम फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इथेरियम का एक रियल वर्ल्ड यूज केस है, जबकि बिटकॉइन एक स्पेकुलेशन एसेट है गोल्ड की तरह, जिसमें अभी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। तो दोनों की जो स्टोरी है, जो थीम है, बहुत अलग अलग है। हमने खासकर देखा है डिम्पी जी की इथेरियम जो है उसने डीफाई बबल के अंदर अपनी फीस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है। तो आप उसको एक्चुअली में उसकी मार्केट कैप और फीस के हिसाब से वैल्यू कर सकते हो।
तो मैं अभी भी इथेरियम में बहुत वैल्यू देखता हूँ, मैं अभी भी उसको डिप्स पे बाय करता हूँ, मैं उसको $250 के बाद से ही होल्ड कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी भी बहुत वैल्यू है। लेकिन एक चीज मैं पता करना चाहता हूँ, इन द रियल टर्म अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देख रहे हो तो बिटकॉइन और इथेरियम का जो परसेंटेज रिटर्न है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। क्या हम इथेरियम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि ये अभी अंडर वैल्यूड है, अपनी उतनी पिक्चर नहीं दिखा पाया जितनी इसको दिखानी चाहिए थी, बिटकॉइन थोड़ा ओवरहीटेड हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आप इसलिए भी इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है कि इसकी ब्लॉकचेन या इसका इंफ्रा वो ज्यादा स्ट्रांग है? इसके क्या आप इसलिए भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि बिटकॉइन का रेप्लिका है जिसको 13.5 लाख वाले सेट्स में नहीं जाना, उसको सिर्फ शेडो इमेज में आना है, तो आपको 50,000 के अंदर अंदर का सेट मिल जाएगा जो कि वर्थ होता है, टिपिकली रिटेलर्स के हैंड में होता है, इंस्टीट्यूशंस का हैंड नहीं होता, इसके लिए लिवरेज नहीं चाहिए होगी ज्यादा। ये सारे रीजन आपकी लिस्ट में होंगे इस वजह से? मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्यों मैं इथेरियम पे ज्यादा बुलिश हूँ। उसके कुछ रीजन आपने ऑलरेडी बता दिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी इथेरियम 2.0 आ रहा है और इथेरियम 2.0 में अगर आप 32 इथेरियम जो है वो एक साथ में स्टेक करते हो तो आपको नेटवर्क फीस का एक परसेंटेज फीस आपको एक्यूमुलेट होती रहती है। तो अभी आप देखोगे 32 इथेरियम और 1 बिटकॉइन, इसकी वैल्यू बहुत आसपास रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि जो लोग एक बिटकॉइन होल्ड नहीं कर सकते वो शायद 32 इथेरियम होल्ड करके उस नेटवर्क की फीस को कैप्चर करना चाहेंगे, पहली बात। सेकंड बात ये डिम्पी जी, जैसा कि मैंने कहा, बिटकॉइन जो है वो एक स्पेकुलेशन एसेट है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, लेकिन उसका कोई एज सच रियल वर्ल्ड यूज केस अभी तक नहीं है। लेकिन इथेरियम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी लोग, जो भी यूजर्स आते हैं उसको यूज करते हैं, दे हैव टू पे अ ट्रांजैक्शन फीस। तो वो एक बिजनेस मॉडल है जो कि आपके लिए फीस कैप्चर करता है। तो इथेरियम हैज रियल यूटिलिटी, दैट्स द सेकंड पॉइंट। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इथेरियम अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर आप उसको वैल्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीस जो उसके पास में है और उसका करंट मार्केट कैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इथेरियम की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आप बता रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हमने अर्पित, ये आप देख पा रहे होंगे इथेरियम के अंदर हमने एक ना इसमें फिबोनाची आर्क को ड्रॉ किया। टिपिकली तो रिट्रेसमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, बट ये आर्क में बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने इसको हेंस प्रूव किया हुआ है, कई बार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आके ये चीज हमको समझ में आ रही है कि जो 61% का रिट्रेसमेंट है वो कहीं भी आके वो हमारा के रुक रहा है 44,000 44,500, जो हम कल भी बात कर रहे थे। बिड डाले रखे 44,500 रुपए की इथेरियम के अंदर, क्योंकि मेरे को जो दो चीजें इथेरियम के अंदर दिख रही है ना, मैं 1 मिनट के लिए इस आर्क को हटा देता हूँ आपसे। वो आप देखिए जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, और आप देखो कल भी वो टॉप बनाने के बाद वापस रिट्रेसमेंट आ गई, वो है इसका डबल टॉप फॉर्मेशन का फॉर्म होना। ये पका नहीं है, मैं इसको पकने वाला नहीं फॉर्मेशन मानता, बट मेरे लिए थोड़ा सी चिंता की बात यह है कि इथेरियम 2.0 के मार्केट के अंदर डिस्काउंट तो नहीं हो रहा है 47-48 वाली रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आके ना हल्की सी रिट्रेसमेंट है, 1 फॉल एक बार ऑलरेडी दिखा चुका है, ये कहीं सेकंड फॉल में ना चला जाए। मैं अपना 44,000 का एक वो डाल के रखूंगा, ऑर्डर डाल के रख रहा हूँ, गलती तो नहीं कर रहा? नहीं जी, बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं। और फंडामेंटली देखें तो कल इथेरियम का एक मेन इवेंट था, बड़ा इवेंट था, इथेरियम 2.0 की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गई थी, जिसमें अब आगे की इसकी स्टोरी चालू होगी। पर वो जो एक मेन इवेंट था वो तो हो चुका है। अभी इसके अंदर आगे की कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं है, अपडेट नहीं है, कोई नया लॉन्चिंग नहीं है। तो वही है, जैसे अब ये बिटकॉइन, मुझे लगता है बिटकॉइन के साथ साथ चलेगा, एक कंसोलिडेशन बनाएगा, साइडवेज जा सकता है। जब तक बिटकॉइन अब अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ेगा तब तक ये इसी फॉर्मेशन में रह सकता है। और उसी हिसाब से अगर एंट्री लेना चाहें, जो आप बता रहे हैं प्राइस है 44,000 43,000, जैसा भी ठीक लगे, एक बार एंट्री बना सकते हैं और वेट करना चाहिए कि बिटकॉइन अपना प्रॉपर्ली ऑल टाइम हाई में ऊपर आए या एक बार वापस से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ चालू रखे। मेरा ये व्यू बनता है, तो एंट्री ली जा सकती है डेफिनेटली, नीचे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर का ही। ठीक है, डन। आयुष, एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी थी। टिपिकली बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो है तो लिक्विडिटी कॉइन्स, बट वो INR में नहीं मिलते, जो आप CoinDesk में जाके देखते हैं या फिर और कॉम्पिटिटिव में जाके देखते हैं। तो जो भी लिमिटेड INR कॉइन्स हैं, क्या उन्हीं में हम ट्रेड करें क्या? ये लिमिटेड INR कॉइन्स का मतलब है
BNB, BTC, CHR, CRO, DGTX, XLM और इसके अलावा TRX, कुछ एक लिमिटेड कॉइन्स INR में कोई कॉइन्स आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ INR में आप ये रखो, क्योंकि हम इंडियंस है ना, थोड़ा INR के साथ हमारा कनेक्शन रहता है, वो छूट नहीं पाता जल्दी जल्दी। ओके ओके तो देखिए बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा जो मैं आपकी स्क्रीन पे कॉइन्स देख रहा था अभी, उसमें मुझे BNB एक अच्छा INR कॉइन लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी यूनिस्वैप के आने के बाद में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जो ओनरशिप है इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में वो डिक्रीज हो रही है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सारी पावर एक सेंट्रलाइज एंटिटी लाइक बिनांस के पास आ रही है। तो BNB जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग फीस को कैप्चर करता है बिनांस के ऊपर, तो वो एक अच्छा विकल्प है अगर आप चाहे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो BNB आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक कॉइन बताया था, आई थिंक उसका INR पेयर शायद कॉइन DCX पे नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड कॉइन है, जिसका नाम है लूना, जो कॉइन DCX पे है, लेकिन उसका INR पेयर शायद मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। फिर USDT और वो BTC में और USD में है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि दिसंबर में लूना के 3 बड़े लॉन्चेस की बात चल रही है, और ऐसी स्पेकुलेशन है कि इवन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एनेबल हो जाएगी टेरा लूना के प्लेटफॉर्म पे, कि आप डायरेक्टली अपने क्रिप्टो से ही फैंग स्टॉक जैसे एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, इस तरह के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक एक ट्रिगर हो सकता है इसकी प्राइस को ऊपर ले जाने में। और भी बहुत लॉन्चेस हैं इनके पाइपलाइन में, तो आई थिंक ये एक मेरा अभी ऑल टाइम टॉप पिक जो है अभी टेरा लूना है। ऑब्वियसली इसमें रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू इथेरियम, बट मैं पर्सनली उसको होल्ड करता हूँ, ये डिस्क्लेमर भी है मेरे साथ साथ में। ठीक है। अच्छा सर, आयुष से जो बात हो ही रही है लूना की, ये लूना USD के चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया, आप इसको देख भी पा रहे होंगे। ये क्या जो चार्ट है इसमें एक डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन हो गया है एक्चुअली 42 संतोषी के आसपास, 42 के आसपास है ना? तो क्या यहाँ पे ये इसको पार होने पर ले टिल 0.30 तक इसको लेते रहे, कैसे करें इसको, ट्रेड कैसे करें? ट्रेड कैसे करें, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको पता करना। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मुझे लगता है कि अभी भी जो ये आपका 4 आवर चार्ट आप देखेंगे उसमें अभी भी अप ट्रेंड अभी भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी बाय करके जो फॉरेन ट्रेंड का जो ब्रेक पॉइंट है उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसका ड्राइवर है वो टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस होगा। इनफैक्ट 3 दिसंबर को ही एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ा लॉन्च ये लोग अनाउंस करने वाले हैं, और रिमेनिंग 2 लॉन्चेस भी दिसंबर में ही है। तो आई वुड से कि इसको ज्यादा फंडामेंटल भी प्ले करना चाहिए, और जैसा आपको बताया एक स्टॉप लॉस के साथ ही इसको रखें अगर आपको लगता है कि ट्रेंड में ब्रेक आ सकता है, ये डबल टॉप बन चुका है। मुझे लगता है कि ट्रेंड रिवर्स होना बड़ी बात नहीं है अगर फाइनेंशियल ड्राइवर अगर स्ट्रांग हुआ तो दिसंबर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो टेक्निकल्स को ही पीछे पीछे फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार क्रिप्टोज में क्योंकि नई करेंसी है तो कुछ पैटर्न सेट डिसाइड की है, तो कई बार क्या होता है कि करेंसीज की फेमिलियरिटी और करेंसीज की एक्सेप्टेंस उसके फंडामेंटल्स के पक्के होने पर होता है। तो प्राइस एक्शन बाद में आता है, पहले फंडामेंटल्स पक्के होते हैं। ये काफी हद तक एग्जांपल समझा जा सकता है इथेरियम से। इथेरियम वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि जैसे जैसे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ब्लॉकचेन्स को मजबूत की, उसके बाद आप इथेरियम के प्राइसेस देखो, अभी भी आप देखो मोर देन 25% 30% से ज्यादा चल चुका है एक साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर। उसके बावजूद भी अभी भी इसको कहा जा रहा है कि अंडर वैल्यूड है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके फंडामेंटल मजबूत हुए हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस कॉइन के साथ भी हो सकता है, लूना के साथ भी। लूना के साथ बस एक ही चीज मेरे को अच्छी लग रही है कि जब से इंस्टॉल हुआ है, जब से यानी कि चला है, तब से लॉन्चिंग हुई है इसकी, तब से इसने एक बार का जो बेस बनाया वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया। वो 0.30 का है, 0.30 वाला बेस काम का है। जब तक करूंगा नहीं, और मेरे पास ये होप हमेशा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई थिंक डिम्पी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे इथेरियम ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो उसकी प्राइस में एक बहुत अच्छा जंप आया। इनफैक्ट 2017 के अंदर जब इथेरियम आया था तो उसके जंप को हम सब जानते हैं कि जो उसने रिटर्न्स दिए वो आई थिंक वो $10 $20 से जंप लेकर के 1000 तक गया था।
तो मुझे लगता है कि चलो सिमिलर मूव नहीं कहूँ, लेकिन उस टाइप का एक फाइनेंशियल ट्रिगर लूना में आने की चांस बहुत ज्यादा है। आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते हैं कि टेरा लूना जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद में सबसे ज्यादा बड़ा फीस जनरेटर है इन द एंटायर क्रिप्टो ब्लॉकचेन स्पेस। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये लोग नहीं जानते हैं। इसके इन्वेस्टर बेस में पेंटेरा कैपिटल, बिनांस लैब्स, होबी कैपिटल, डिजिटल गैलेक्सी जैसे इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और आई थिंक कि ये सब लोग इसके लॉन्च को बहुत सपोर्ट करने में आगे आएंगे। तो ऐसा ट्रिगर इसमें आने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन लाइक आपने कहा कि 30 का बेस बिल्कुल सिक्योर कर चुका है, उसके नीचे तो मैं इसको ज्यादा कभी भी नहीं देखता हूँ। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा आयुष, एक और छोटा सा पॉइंट, ये जो आप बता रहे हैं इसकी लॉन्चिंग वगैरह, इसकी कुछ टेंटेटिव डेट्स या टाइमिंग है कुछ एज सच? यस। तो 3 दिसंबर को पहला लॉन्च शेड्यूल्ड है और सेकंड लॉन्च जो है वो 14 और 24, यानी कि पूरे दिसंबर के अंदर 3 लॉन्चेस शेड्यूल्ड है लूना के। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि इवेंट बेस्ड है, आपके पास इवेंट है, 0.30 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लूना वन ऑफ द बेस्ट कॉइन हो सकता है इस समय, अगर आप दिसंबर कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या ट्रेडिंग भी छोड़ो, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर इसको आप लेके रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियोज में, तो मेरे को लग रहा है कि यस सॉरी डिम्पी जी, तो मुझे लगता है कि लूना एक होल्ड करने वाला कॉइन है, क्योंकि इसको आप स्टेक करते हैं तो आपको बेसिकली नेटवर्क ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। मैंने इसकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी बनाई तो मैंने देखा कि इसकी ट्रांजैक्शन फीस और इसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एक साल में 4x हो चुकी है, यानी 400% से इंक्रीज हो चुकी है। तो बेसिकली जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर मान लो आपने इसको रखा, अपने जैसे आप स्टॉक को रखते हैं, तो भी एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि 200% से तो रिटर्न आपको देगा ही देगा। दिस इज लाइक अ सेफ बेट, और अगर ट्रिगर्स काम करते हैं तो इसका रिटर्न उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये चार्ट पे भी आपको सारी चीज दिख रही होगी, जहाँ पे इसका डबल टॉप बना वहीं पे इसके जो ओवरसोल्ड होने वाला था ये वहां पे आके रिट्रेस पे हो गया। अदरवाइज ये जहाँ पे इसने अपना बेस बनाया हुआ है, वहां पे इसकी जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ ही दे रही है, इसके नेगेटिव में आके नहीं खड़ी हुई है। बस एक ही पॉइंट का ट्रिगर चाहिए कि जहाँ पे इसका डबल टॉप बना हुआ है, यानी 0.42 पे एक बार ये पार हो जाएगा ना, तो आपको सारी शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। टिपिकली शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कहूंगा इसको मैं, हमारी लैंग्वेज में शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर आपको स्पीडी रिकवरी, स्पीडी बहुत तेजी से आपको एक मोमेंटम दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 0.60 2-4-5 दिनों में ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर एनी हाउ, एक भी शेयर पे तो इस पॉइंट पे तो हमारा ध्यान होगा। एक पॉइंट और मैं पता करना चाहता हूँ अर्पित आपसे, ये रिपल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, अब थोड़ा साइडवेज सा हो गया है रिपल। आप इस पे क्या व्यू रखते हैं अर्पित, रिपल पे? डिम्पी जी मेरा एक ही टोकन या एयर ड्रॉप आने वाला है, उसमें इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से पोजीशन बना है और ये उसी हिसाब से कंसोलिडेशन है। इसमें पहले एक ये जो एक स्ट्रॉन्ग मूव था, उसमें एक ये भी अपडेट थी कि जो कंपनी खुद है वो बायबैक कर रही थी, क्योंकि कंपनी को भी वो एयर ड्रॉप चाहिए होगा कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉइज को या को देने के लिए, तो वो भी एक बायबैक कर रहे थे, तो उन्होंने काफी बड़ी बाइंग करी थी। तो एक तो वहां मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट हुआ था। अभी आई थिंक वही है जो मार्केट में एक फैल गया है कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और रिपल में अगर डालते हैं तो फिर अगर वापस से नीचे आता है तो बड़ा लॉस होने का एक चांस रहता है। तो मेरे ख्याल में ये यहीं पे ही अभी रहेगा, और इसका जब इवेंट है 12 दिसंबर को, फिर वहां से क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट है, नई चीजें हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मार्केट में नहीं है। कोशिश तो उनकी यही है कि एक तरीके से इथीरियम को पूरा कॉपी मार ले, इथीरियम और इथीरियम इकोसिस्टम्स, जिसमें डेफी हो गया और स्टेकिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं, तो वो अब वही चीजें वो रिपल के आसपास बिल्ड करना चाह रही हैं। तो एक मेरा व्यू बनता है कि हो सकता है ये चीजें जब सब अच्छे से बिल्ड होंगे, जिसमें टाइम लग सकता है 1 साल तक का भी, तो रिपल फिर उसके बाद 1 रुपया और 1 रुपया से आगे 3 रुपए देख सकता है। पर अभी मेरे को लगता है एक इवेंट बेस्ड पूरा चल रहा है, और जिन्होंने टोकन चाहिए स्पार्क टोकन, वो उसमें जाए। अर्पित, इसके अंदर 2 चीजें मेरी कंसर्न है एक्चुअली। एक कंसर्न भी क्या बोलूंगा, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी है और एक कंसर्न भी है। आप जरा इसके ना रेटिंग कर दीजिएगा मेरे को। पहला, मैं आरएसआई पे आता हूँ, नीचे से चल रहा हूँ, आरएसआई पे आता हूँ। मेरी आरएसआई ये अलाउ नहीं कर रही है कि मैं इसके अंदर आ जाऊँ, क्योंकि 87 का आरएसआई चल रहा है। टिपिकली जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है, आरएसआई इतनी जल्दी कूल ऑफ भी नहीं होती, बट ये मेरी कॉज ऑफ वरी, मैं न्यू इन्वेस्टर, मैं आ नहीं सकता।
मैं 47 पे हाथ नहीं डाल सकता रिपल के अंदर, मेरे को तो बड़ा मुश्किल होएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो बड़ा मूव आया है 20 रुपए से लेकर ऑलरेडी 50 तक हम मूवमेंट इसकी देख रहे हैं अभी तक की, है ना। ये मेरे लिए परसेंटेज टर्म्स में भी डबल से ज्यादा है। हालांकि ये 20 का 200 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है, बट फिर भी क्या मेरे को अपने सौदों को डाल के रखना चाहिए या मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूं? मैं करूं क्या इसको, मैं ट्रेड कैसे लूं? कोई टिप्पी जी अभी इसके अंदर कोई ट्रेडिंग का सेटअप देखिए बनता नहीं है। अगर इन्वेस्टर का व्यू ऐसा है कि यहाँ से 50 का 500 हो सकता है, तब तो वो एक बड़ी रिस्क ले ले इसके अंदर, क्योंकि ये फिर जो बेस है वो दिख रहा है क्लियरली चार्ट्स पे कि 20-25 रुपए के आसपास रहेगा इसका, तो आधा हो सकता है करंट उससे। तो अगर उन्हें लगता है कि एक और लंबी छलांग यहाँ से मार सकता है और बहुत जल्द मार सकता है, तब तो एक ट्रेडिंग का एक सेटअप बनता भी है। पर अगर 10 रुपए कमाने के लिए मैं 30 रुपए की रिस्क लूं, 20 रुपए की रिस्क लूं, तो मतलब नहीं है वो। ठीक है, मैं समझ गया कि अभी 10 रुपए कमाने के लिए हमको 20-30 रुपए का टोटल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आइदर अब 2 तरीके हैं हमारे पास, जितना मैं समझ रहा हूँ, या तो रिपल नीचे आ जाए, ये नीचे हमको चाहिए होगा करीब हमको 34-35 के आसपास, नहीं तो फिर हमको पुराना बेस चाहिए करीब 24 के आसपास, या तो मेरे को इस रेट पे मिले तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा जस्टिफाई हो सकता है, मैं पूरे पैसे भी खो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जीरो होने के लिए भी छोड़ सकता हूँ। मान लो मैंने 24-25 रुपए का लिया तो मैं इसको जीरो होने के लिए छोड़ सकता हूँ इस एंटिसिपेशन के साथ कि शायद 100 रुपए का भी हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं इसको इस लेवल पे तो नहीं लूंगा, ये तो फिक्स हो गया, भले मेरे को यहाँ से 200 भी हो जाए, मैं इसको इस लेवल पे एंट्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। हाँ, वो लोग जरूर एंटर कर जाएं, अभी जरा आप करेक्ट कीजिएगा, वो लोग जरूर एंटर कर जाएं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि मैं पूरे के पूरे 50 रुपए जीरो भी कर दूंगा, मेरे को दुख नहीं होगा, जैसे आयुष अभी कह रहे थे, वो लोग एंटर कर जाएं, उनके पास पूरा रिस्क है। लेकिन जिनको ये लगता है कि भाई मैं 50 रुपए अभी पूरे नहीं गंवाना चाहता और मेरे को थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को जस्टिफाई कर दो, तो मेरे को लगता है उनको 34 से लेके 28 वाली रेंज के अंदर अंदर ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर जल्दी नहीं। आयुष, एक बार इस पे रिपल पे जरा आपका भी टेक चाहिए, आप यहाँ पे लोगे? अगर मैं आपसे आयुष रिपल, तो आप यहाँ पे करोगे ट्रेड, आप सोना डाल के रखोगे नीचे या फिर? तो डिप्पी जी, आई थिंक कि पर्सनली मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ और मैं थोड़े रियल टोकन्स बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं फंडामेंटली रिपल को बिल्कुल भी सही इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। हाँ, ट्रेडिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं और आई थिंक आप दोनों, आप और अर्पित जी एक बेटर जज हैं देखने के लिए कि ट्रेडिंग कैसे करनी है इस टोकन में। तो पर्सनली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिपल को इस लेवल पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, अब आयुष फंडामेंटली कह रहे हैं, हम टेक्निकली कह रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि रिपल यहाँ से बढ़ भी जाए तो ठीक है। आपका जिनका रिस्क रिवॉर्ड है, जैसे हम अर्पित और हम बात ही करेंगे भी, जिनको 50 रुपए खोने हैं वो बिल्कुल आ जाए, लेकिन जिनको 24 रुपए का टोटल रिस्क लेना है, 25 रुपए का टोटल रिस्क लेना है, उनको बिट डाल के बैठे रहना चाहिए। ये स्विंग कराएगा, हर 2 रुपए में लगा, अभी फटा, हर 2 रुपए में लगा, अभी गिरा, ये आपको फीलिंग वैसी जरूर कराएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत समय देने के लिए, और आयुष बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आप दोनों से बात मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के शो को यही रोक रहे हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग शो आपके सामने लेके आते हैं, वो है न्यूमरोलॉजी का, वो है शुभ अंक शीतल वाकरे के साथ। आप वो शो देखते हैं, आप वो शो देखिए, एंजॉय कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको उससे भी काफी कुछ जानना और सीखने को मिलेगा। नमस्कार।